हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में शाहजहां के बारे में चर्चा हो रही थी। आज हम शाहजहां के बारे में उनके सैनिक अभियान और उनके द्वारा किए गए अन्य गतिविधियों पे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तब तक आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। शाहजहां ने जब सैनिक अभियान प्रारंभ किया तो उनका जो केंद्र बिंदु था उनका केंद्र बिंदु था एक तो मध्य एशिया और दूसरा था दक्षिण। बाकी शाहजहां के पास में पूरा साम्राज्य था। तो उन्होंने अपने सैनिक अभियान के लिए मध्य एशिया और दक्कन पर फोकस किया, लेकिन उसके पहले कुछ छोटे छोटे पार्ट को भी इन्होंने जीतने की या तो विद्रोह को दबाने की कोशिश की। जैसे छोटा तिब्बत में उस समय अब्दाल नामक एक व्यक्ति शासन करता था। अब्दाल नामक व्यक्ति शासन करता था और शाहजहां ने अभियान भेज करके 1634 में जफर खां के नेतृत्व में एक अभियान भेजा छोटा तिब्बत और वहाँ पे भेजने के बाद में इसे अपने नियंत्रण में ले लिया, क्योंकि अब्दाल ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो छोटा तिब्बत इन्होंने जफर खां के नेतृत्व में जीता। छोटा तिब्बत में अब्दाल नामक व्यक्ति शासन करता था। शाहजहां ने 1634 में जफर खां के नेतृत्व में सेना भेजी। परिणामतः अब्दाल का समर्पण हुआ। शाहजहां की सैनिक गतिविधियां मध्य एशिया और दक्कन में निहित थीं। असम पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन असम पे कई अभियान के पश्चात इनका एक संधि हुआ जिसमें व्यापार और कूटनीतिक संबंध कायम हुए। यानी कि असम को पूर्णतः एक विलय नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अगर व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध भी अगर बने रहे तो ये छोटी बात नहीं थी। उज्जैनिया ये बिहार के पास में है। बक्सर के पास में एक स्थान है उज्जैनिया करके। उस समय वहाँ के जमींदार थे राजा प्रताप। राजा प्रताप उज्जैनिया बक्सर बिहार के पास में ये जमींदार थे। लेकिन जब कई बार ऐसा स्थिति आता है कि लोगों को लगने लगता है कि अब केंद्रीय सत्ता जो है लड़खड़ा गई है, तब हर कोई अपने पैर पसारना चाहता है, स्वयं को स्वतंत्र करना चाहता है। राजा प्रताप शायद यही करना चाहते थे, लेकिन ये भूल गए कि शासक शाहजहां हैं और अभी मुगल इतने कमज़ोर नहीं हुए थे कि अब छोटे छोटे जमींदार को भी कुचल ना सकें। और इन्होंने शाहजहां ने अब्दुल्ला खां
अब्दुल्ला खां को भेजा और अब्दुल्ला खां ने राजा प्रताप को पराजित कर कैद में डाल दिया, कैद कर लिया और जेल में डाल दिया। यानी कि उज्जैनिया भी इनके पास हो गया। मतलब था तो इन्हीं के पास में, लेकिन जब जमींदार बना दिया गया था वो विद्रोह करने लगे थे, ना तो कर देते थे ना किसी प्रकार का कोई मदद करते थे। बाद में शाहजहां ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। शाहजहां का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह मालवा का था, जहां का इन्होंने अभियान किया था। मालवा में भील और गौड़ जनजातियां रहती थीं। इन्होंने शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। भील और गौड़, उस समय एक भील भागीरथ थे, इनके नेतृत्व में विद्रोह चल रहा था और इतना भयानक विद्रोह था। 1632 में मालवा के गवर्नर नसीर खां बहुत बड़ी सेना लेकर के गए और तब जा करके जब भागीरथी के ऊपर चढ़ाई कर दिए तब मालवा को कंट्रोल कर पाए थे। इतना भयानक था ये विद्रोह। अगला पॉइंट था गढ़वाल तथा कुमायूं। गढ़वाल और कुमायूं को जीतने के लिए इसे जीतने के लिए जहांगीर ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहे। शाहजहां भी अपने पहले अभियान में असफल रहे। लेकिन 1654 में शाहजहां सफल हुए और गढ़वाल के राजा शाहजहां के पक्ष में अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया और मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। यानी शाहजहां ने छोटा तिब्बत, असम, उज्जैनिया, मालवा और गढ़वाल और कुमायूं को अपने पक्ष में करने में ये सफल रहे। उज्जैनिया के जमींदार राजा प्रताप का विद्रोह था, अब्दुल्ला ने उसे दबा दिया था। मालवा में भील जनजातियों का उपद्रव शुरू हो गया था काफ़ी दिनों से, लेकिन 1632 में भागीरथी नामक भील के विरुद्ध मालवा के गवर्नर, याद रहे मालवा के गवर्नर नसीर खां ने चढ़ाई की थी। यहाँ पूछ लेगा, क्योंकि ये विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है शाहजहां के समय का, पूछ लेगा कि जिस समय मालवा में भील और गौड़ ने विद्रोह किया था उस समय मालवा का गवर्नर कौन था? तो नसीर खां थे और इन्होंने ही नेतृत्व स्वीकार करने के पश्चात भागीरथी के विरुद्ध चढ़ाई करके मालवा को संपूर्ण रूप से विद्रोह से मुक्त कराया था। शाहजहां की दक्षिण नीति। देखिए, जब शाहजहां ने गद्दी प्राप्त किया तो शाहजहां को ये बात पता था कि कोई भी व्यक्ति यदि शाही सेना के खिलाफ या मुगल सत्ता के खिलाफ अगर विद्रोह करता है तो वह कहाँ भाग करके जाता है? दक्षिण में। यानी दक्षिण जो है वो विद्रोहियों का शरण स्थली बनती जा रही थी।
और शाहजहां ने जो कि विद्रोह स्वयं जब किया था 1622 में, खुर्रम के नाम से थे उस समय, तब ये स्वयं दक्षिण में ही थे। तो इनको ये बात पता था कि जब भी कोई विद्रोह करता है तो भाग करके दक्षिण जाता है, और दक्षिण विद्रोहियों का शरण स्थली बनता जा रहा था। अतः शाहजहां ने उसे दबाने और दक्षिण को अपने कब्जे में लेने की नीति बनाई। उसी नीति के तहत पहला राज्य अहमदनगर पर आक्रमण किया गया। अहमदनगर में मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह ये शासक थे। कब? जब शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह शासक थे, और शासक भले ये थे लेकिन दिमाग चलता था मलिक अंबर का। मलिक अंबर कौन था? ये अहमदनगर में मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह का वजीर था। मलिक अंबर बेहतर कूटनीतिज्ञ, कुशल प्रशासक, सैनिक नेतृत्व में सक्षम, यानी वो समस्त गुण इसमें विद्यमान थे जो एक राजा में होने चाहिए। और ये सलाह देता था मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह को, और शाहजहां इससे पार नहीं पा रहे थे। ये वही मलिक अंबर है जिसने टोडरमल की नीति को, भूराजस्व पद्धति को अहमदनगर में अपनाया था। जब तक ये जीवित था अहमदनगर का मुगलों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन ये अहमदनगर का दुर्भाग्य था कि मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। जब मलिक अंबर की मृत्यु हो गई तो मलिक अंबर ने इतना सेवा कर रखा था, इतना दिमागी था, कूटनीतिज्ञ था, इसका प्रभाव इसके मरने के बाद भी था। इसलिए वजीर के पद पर अहमदनगर में इसके पुत्र फतेह खां को वजीर बनाया गया। फतेह खां एक नंबर का लालची था और धोखेबाज था। लालची है तो धोखेबाज होगा ही। जब फतेह खां वजीर बनता है, अब ये धन की लालसा में शाहजहां का प्रोत्साहन पाकर, यानी मुगल सत्ता का प्रोत्साहन पाकर, इसने अपने शासक मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह की हत्या कर दिया। पहले तो कैद किया, बाद में बद कर दिया। उसके बाद इसके अल्पवयस्क पुत्र, ये भी नहीं किसी शासक को अच्छे पुत्र को बनाया हो, 10 वर्षीय पुत्र हुसैन खां को ये सुल्तान बनाता है। अहमदनगर में 10 वर्षीय पुत्र हुसैन खां को हुसैन शाह
कोई ये क्या बनाता है, सुल्तान बनाता है। और उसके बाद में दौलताबाद का किला मुगलों को सौंप देता है। यानी 1633 में अहमदनगर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और फतेह खां को, भाई फतेह खां के सहयोग से इन्होंने जीता था, और जीता क्या था, धोखे से मान लो फतेह खां ने सहयोग कर दिया और इनको सौंप दिया। तो फतेह खां को मुगल सेना में शामिल कर लिया गया। मुगल सेना में शामिल कर लिया गया और इनको 2 लाख का वार्षिक पेंशन देकर अपने पक्ष में मिलाए रखा, यानी अहमदनगर को समाप्त कर दिया। तो एक बार इसमें समझ लीजिए, शाहजहां ने सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया। जिस समय शाहजहां का राज्याभिषेक हो रहा था उस समय अहमदनगर के शासक थे मुर्तजा द्वितीय निजाम शाह और इनके वजीर थे मलिक अंबर। जब तक मलिक अंबर जीवित थे शाहजहां कुछ नहीं कर पाए इनका। मलिक अंबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र फतेह खां वजीर बना और शाहजहां का प्रोत्साहन पाकर फतेह खां ने सुल्तान मुर्तजा का वध कर दिया और उसके 10 वर्षीय पुत्र हुसैन शाह को सुल्तान बनाया। शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में, वेरी इंपॉर्टेंट, महावत खां के नेतृत्व में सेना भेजी। अतः फतेह खां के सहयोग से 17 जून 1633 को दौलताबाद का दुर्ग मुगलों को प्राप्त हो गया और फतेह खां को शाही सेना में शामिल कर लिया गया। 2 लाख का वार्षिक पेंशन देने के पश्चात अंततः 1633 में अहमदनगर का अस्तित्व समाप्त हो गया। बीजापुर, अहमदनगर शाहजहां के कब्जे में हो गया और अब शाहजहां ने बीजापुर को टारगेट किया। बीजापुर को जब टारगेट किया गया, वहां का शासक मोहम्मद आदिल शाह था। 3 दिसंबर 1631 को शाहजहां ने आसफ खां के नेतृत्व में बीजापुर पर आक्रमण करने को भेजा। जब बीजापुर पे आक्रमण किया गया और उसी समय शाहजहां को लगा कि जल्दबाजी की गई है और कुछ कारणवश आसफ खां को वापस बुला लिया गया। आसफ खां को जब वापस बुला लिया गया और यहीं पे जो पहला आक्रमण था, पहला अभियान, वह असफल हो गया। जब बीजापुर का पहला अभियान असफल हो गया तो मोहम्मद आदिल शाह का आत्मविश्वास और बढ़ गया। बेशक शाहजहां ने अपनी नीतियों में कुछ सुधार करने के लिए इन्हें वापस बुलाया था, लेकिन इसे समाज में और बीजापुर राज्य में ये पहुंचा कि शासक मोहम्मद आदिल शाह के डर से शाहजहां ने अपने सैनिक अभियान को वापस ले लिया और इनके राज्य में इनकी स्थिति और मजबूत हो गई।
लेकिन ये भूल गए कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी दबाव के वापस गया है तो वो दुगनी ताकत से आएगा। शाहजहां की तो फितरत थी, जब ये गवर्नर था, सूबेदार था, तो जहां इसे भेजा जाता था वहां घेर करके मार देता था ये। यहां तक कि मेवाड़ जैसे राज्य को भी इसने कब्जा कर लिया था, जिसे कभी अकबर जहांगीर कोई नहीं कर पाए थे। कि जहांगीर के समय में दक्षिण का सूबेदार था, इसे भेजा गया था मेवाड़ अभियान के लिए और ये मेवाड़ को सफल बना दिया था। लेकिन बहुत कम समय लगा। 1636 में दोबारा शाहजहां ने बीजापुर पे आक्रमण करने का आदेश दिया और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। 1636 में अपने 3 सेनापति को भेजा और कहा कि मान लीजिए बीजापुर है तो उसे एक लोग सामने से, एक लोग बगल से, एक लोग इस बगल से, यानी 3 तरफ से इस पे आक्रमण कीजिए और बीजापुर को हमारे आगे नतमस्तक कीजिए। 3 सेनापति जिस अभियान के लिए लग जाएं, खाने जहां, खाने जहां, खाने जमा, खान ए जमा, खान ए दौरा, खाने दौरा, ये 3 सेनापति थे। खाने जहां, खाने जमा, खाने दौरा, ये पद पे भी थे और इन्हें भेजा गया कि जा करके 3 तरफ से बीजापुर पे आक्रमण कीजिए। और ये 1636 में बीजापुर पर आक्रमण करके कर देते हैं, तीनों तरफ से घेर लेते हैं। अब आदिल शाह के पास में, मोहम्मद आदिल शाह के पास में ये बीजापुर के शासक हैं, इनके पास में अब मुगलों के आगे समर्पण करने के सिवा कुछ नहीं बचा था, और नहीं तो पूरा बीजापुर कब्जा हो जाता। आगे चल कर के औरंगजेब कब्जा ही कर लेंगे, लेकिन फिर भी शाहजहां थोड़ा उदारवादी नीति अपनाएंगे। इन्होंने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाइए मुझे। शाहजहां के पास संदेश हो जाए, प्रभु हम समर्पण करने को तैयार हैं। शाहजहां का पहले कर देते, काहे हमारे इतना खर्चा करवाए, चलो खर्चा करवाए हो तो पैसा भरो। अब इनके साथ में 6 मई 1636 को संधि की गई। 1636 को एक संधि होता है, उसे बोलते हैं शांति संधि। यह 20 वर्ष तक कायम रही। इस संधि में आदिल शाह पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया और कुछ किले इनसे वापस ले लिए गए तथा कर बराबर देने की इनसे कहा गया। इन्होंने उसे हामी भी भरी कि मैं आपको राजस्व बराबर पहुंचाता रहूंगा। यानी कि पहला अभियान जब बीजापुर के खिलाफ किया गया था 3 दिसंबर 1631 को, वो आसफ खां के नेतृत्व में किया गया था। और इस जब दोबारा शाहजहां ने इन्हें वापस बुला लिया, तब 1636 में 3 सेनापति खाने जहां, खाने जमा, खाने दौरा को भेजा और बीजापुर को घेर करके उसे पराजित करने में सफल रहे। मोहम्मद आदिल शाह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया और 6 मई 1636 को एक शांति संधि होती है जो 20 वर्ष तक कायम रहती है। इसमें 20 लाख का जुर्माना मोहम्मद आदिल शाह पर और अन्य कई शर्तें थोपी गई थीं। गोलकुंडा, अब ये जो दक्षिण भारत में अभियान था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, तो एक एक करके शाहजहां अपने पक्ष में करते जा रहे थे। गोलकुंडा के शासक थे अब्दुल्ला शाह।
अब्दुल्ला शाह को लगता था कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मतलब मैं तो हूँ ही, अब्दुल्ला को लगा कि अब्दुल्ला भी बुद्धिमान है। शाहजहां ने 1631 में अपना पहला दूत भेजा। शाह अली बेग के नेतृत्व में। शाह अली बेग को अपना पहला दूत बना करके अब्दुल्ला शाह के दरबार में भेजा। अब्दुल्ला शाह ने शाह अली बेग का स्वागत तो बहुत अच्छे से किया और एक चतुराई पूर्वक नीति के तहत इनके शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन शाह अली बेग को यह नहीं लगा कि इन्होंने इनकार किया है, इसमें ऐसा क्या कहा होगा। अब्दुल्ला ने शाहजहां की तारीफ की और बोला कि उनके नेतृत्व में रहना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन जो कि अभी अभी हमारे वालिद साहब नहीं रहे और हम नया नया सुल्तान बने हैं, तो थोड़ा दिन हमको स्वतंत्र रहने की अनुमति चाहता हूं। इनको लगा ये सफल हो गए, ये मार गील होकर के लौटे। अरे साहब, हमने तो मारा तीर ऐसा लगा निशाने, हम छितरा गया। लेकिन ये बेवकूफ़ थे। शाहजहां ने इनको कहा, अच्छा ठीक है, तुम आ गए हो, आओ बैठो, तुमको इसीलिए भेजबे किए थे हम। इनको बैठाए और इनका जो शाह अली बेग का कद था, इनके कद को छोटा कर दिया गया। शाहजहां ने कुछ नहीं कहा, कहा देखिए अभी आपको आराम करने की ज़रूरत है, काम पे मत आइए कुछ दिन, तब तक आपको वेतन के रूप में जितना आपका कद था उसके आधा आपको मिलता रहेगा। तब इनको समझ में आया कि यही काम अब्दुल्ला शाह ने किया है, हमको बेवकूफ़ बनाया है। फिर शाहजहां से इन्होंने माफ़ी मांगी। शाहजहां ने इनको इनका पद कद सब वापस कर दिया, लेकिन इन्हें दोबारा नहीं भेजा। दोबारा किसे भेजे? 1636 में शेख अब्दुल्ला लतीफ़ को भेजे। ये बहुत चालाक था। ये अब्दुल्ला शाह का समझ लीजिए कि बाप ही कह लीजिए, कूटनीति में बाप था इनका। ये पहले की नीति को समझ गया था कि शाह अली बेग के साथ इन्होंने क्या नीयत अपनाई थी। शेख अब्दुल्ला लतीफ़ ने जब अब्दुल्ला शाह के दरबार में पैर रखा तो ये कुछ बोला नहीं, बस इतना बोला कि मैं शाही फरमान लाया हूं। और आपको नसीहत देने आया हूं। कि दूत का स्वागत करना सीखिए। अब्दुल्ला शाह को लगा कि ये ऐसी बातें बोल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इनको बैठाया गया, सम्मान दिया गया और फिर आने का कारण पूछा गया। इन्होंने बताया कि आपको कारण जानने की इतनी आवश्यकता केवल है कि आप बकाया राशि के साथ, वो भी कब से, 1631 से, जब शाह अली बेग आपके दरबार में आए थे तब से लेकर के जो आप हमें राजस्व देते मुगल को, वो राशि प्लस 8 लाख और रुपया जोड़ दो, क्योंकि हम आए हैं तो हमारा आने का 8 लाख हो गया। उस राशि में 8 लाख और जोड़ दो, इतना पैसा, और प्लस वार्षिक रूप से 6 लाख रुपया देते रहना। इतना पैसा दे दो, हम चले जाएं। और दूसरी बात, जो खुतबा पढ़ाया जाएगा
उसमें 4 खलीफा के बाद मुगल बादशाह का नाम होना चाहिए। अब अब्दुल्ला शाह को लग गया कि हमारी लग गई, क्योंकि यह सीधा सीधा चुनौती था और अब्दुल्ला शाह के एक दूत के माध्यम से यह पता चल गया अब्दुल्ला को कि यह दूत ही केवल नहीं आए महोदय, पूरी की पूरी सेना गोलकुंडा पहुंच रही है। जैसे ही इनको आप इनकार करोगे आक्रमण हो जाएगा। अब्दुल्ला को लगा कि आक्रमण होगा तो कम से कम 50 लाख का नुकसान होगा, प्लस हमारी ज़मीन चली जाएगी, तो अभी भी सौदा सस्ता है, समझौता कर लो। अब इन्होंने 26 मई 1636 को समझौता कर लिया। 26 मई 1636 को समझौता किया और सभी शर्तों को मान लिया। तब शाहजहां के दया के स्वरूप ये वार्षिक रूप से 6 लाख रुपया देने पर सहमति व्यक्त कर पाए और इन्हें माफ भी कर दिया गया। ये अधीनता स्वीकार कर लिए। खुतबा में मुगल बादशाह का नाम पढ़ा जाने लगा और 6 लाख का वार्षिक राजस्व मुगल सेना को भेजा जाने लगा। यानी पहला जो दूत थे शाह अली बेग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये असफल हो गए थे और इनकी असफलता कह लीजिए या अब्दुल्ला शाह की चतुराई कह लीजिए। दूसरा अभियान शेख अब्दुल्ला लतीफ़ को दूत बनाकर भेजा गया था। बकाया राशि के साथ 8 लाख की मांग की गई थी और खुतबा में मुगल बादशाह का नाम की मांग किया गया था। साथ ही सेना भी गोलकुंडा के निकट पहुंच गई थी। अतः परिणामतः 26 मई 1636 को दोनों के मध्य संधि हुआ और अब्दुल्ला शाह ने 6 लाख का वार्षिक कर देने पर सहमति व्यक्त किए। अतः दक्षिण के अभियान सफल रहे। शाहजहां का कंधार अभियान। अब देखिए 1622 में जहांगीर के समय में ही कंधार निकल गया था, यानी ईरान का कब्जा हो गया था। ईरान के शाह का कब्जा हो गया था और उस समय जब जहांगीर ने शाहजहां से, जिस समय वो खुर्रम के नाम से जाने जाते थे, जब इस अभियान को करने के लिए कहा गया कि जाकर कंधार कब्जा कीजिए, तब शाहजहां ने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें इन्हें लगा था खुर्रम को, उस समय ये खुर्रम के नाम से जाने जाते थे और खुर्रम को लगा था कि ये मेरे साथ एक चाल चला जा रहा है और अगर मैं कंधार जाता हूँ तो मैं मार दिया जाऊँगा। इसलिए खुर्रम जाने से मना कर दिए थे। बाद में जब ये शासक स्वयं बन जाते हैं तब इनको याद आता है कि कंधार तो हमारा था और हमें चाहिए। अब ये सैन्य अभियान भेजते हैं तो घेरा डाला जाता है, कोई फायदा नहीं। 2-3 बार घेरा डाला गया कंधार का और मुगल बादशाह कुछ नहीं कर पाए और कंधार को कब्जा नहीं कर सके। तभी शाहजहां ने अपनी नीति अपनाई, क्योंकि शाहजहां सारी नीतियां अपनाते थे, साम दाम दंड भेद सब अपनाते थे। और एक राजा के लिए आवश्यक भी है, विजय होना चाहिए। साधन कोई भी हो, साध्य एक होना चाहिए, अपना करके उसे जीतना इनकी फितरत होनी चाहिए। ईरान ने जब कंधार के दुर्ग पर कब्जा किया था तो ईरान के शाह ने अली मर्दान खां को उस किले का गवर्नर बनाया था, यानी कि राज्यपाल बनाया था। किले का राज्यपाल बनाया था और अली मर्दान खां इतना ज़्यादा शातिर आदमी था कि जितना पैसा कंधार के दुर्ग में आता था ईरान के शाह को कुछ नहीं भेजता था। बस एक सब इकट्ठा भेजेंगे, हुजूर आप टेंशन न लें, आपको मैं एक साथ
पूरी मुद्राएं, पूरा धन भेज दूंगा, जिससे आपके वहाँ पे माहौल अच्छा होगा। मतलब ये बेवकूफ़ बनाता रहा ईरान के शाह को। लेकिन ईरान के शाह एक दिन बेवकूफ़ बनना बंद हो गए। इन्होंने कहा, देखो अली मर्दान भाई, आपने हमें अच्छा बेवकूफ़ बनाया और हम बने भी, लेकिन अब जितना पैसा बकाया है सब वापस कर दो। तो इसने कहा, ठीक है वापस कर देंगे, कहाँ जल्दी है, भागे जा रहे हो। अब इसको लगा कि अगर मैं पैसा भी वापस कर देता हूं तब भी, और नहीं करता हूं तब भी मैं मार दिया जाऊंगा, क्योंकि ईरान के शाह ने दूसरे व्यक्ति को यहाँ का गवर्नर बना करके इन्हें दरबार में आने की अनुमति, मतलब आने का आदेश जारी किया। अली मर्दान सोचे उधर जाने से अच्छा है, यहाँ शाह थे ईरान के, ये भारत है, वो और यहाँ पे कंधार था। बोले इधर जाने से अच्छा है क्यों ना हम बादशाह शाहजहां से मिल जाएं। और शाहजहां को इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि कई बार कंधार का किला वो जीतने में असफल रहे। और अली मर्दान ने शाहजहां के पास पहुंच करके पूरी स्थिति को जायजा ले, पूरी स्थिति बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूं। शाहजहां ने कहा, मुझे कंधार दे दो, बदले में कुछ भी ले लो, क्योंकि कंधार मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, ये सभी के व्यापार का केंद्र था, और कंधार जीतना मुगलों के लिए आवश्यक था। अकबर के समय जब कंधार इनके पक्ष में था, तब व्यापार रोम तक इसी स्थलखंड से होता था। सॉरी। लेकिन शाहजहां ने जब इसे प्राप्त करना चाहा, अली मर्दान खां ने ही कंधार का दुर्ग के जो राज्यपाल थे, 14 फरवरी 1639 को कंधार का दुर्ग मुगलों को सौंप दिए। शाहजहां ने अपने एक अधिकारी कुलीज खां को कंधार का गवर्नर बनाया और अली मर्दान को अपने शाही सेना में शामिल किया। इनको अच्छे पद पे रखा, 5000 वाले मनसब में इनको शामिल किया, यानी बहुत ही सम्मान इनको दिया। कहा, तुमने हमें कंधार दिया है, जितना भी दे दूं कम है, यानी कंधार का। लेकिन क्या कंधार परमानेंट इनके पास था? नहीं था। एक समय के पश्चात कंधार फिर इनके हाथ से चला जाएगा। आगे एक बल्ख अभियान करते हैं, जो कि मध्य एशिया का गढ़ था। बल्ख, यहां पे नजर मोहम्मद शासन करते थे। नजर मोहम्मद शासन करते थे। नजर मोहम्मद के शासनकाल में शाहजहां को कभी मौका नहीं मिला कि वो बल्ख के अभियान कर सके, मौका वो ढूंढ ही रहा था। शाहजहां बल्ख में आक्रमण करने के लिए मौका ढूंढ रहा था और इसे मौका मिल नहीं रहा था। अब्दुल्ला अजीज ये नजर अहमद का पुत्र था, बहुत ही प्रतिभाशाली था। इसने नजर मोहम्मद से विद्रोह कर दिया और स्वयं सुल्तान बनने के लिए जाकर के बल्ख में और बदख्शा में अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। नजर मोहम्मद डर गए और इन्होंने शाहजहां से सहयोग मांगा, और शाहजहां को इसी सहयोग की जरूरत थी कि तुम मांगो तो सही, हम तो तैयार ही बैठे हैं। लेकिन शाहजहां ने एक गलती क्या किया, इन्होंने उतावलेपन शहजादा मुराद को भेजा।
ये थोड़ी ही चीज़ों में लगता था इसने कितनी बड़ी जो है अपार उपलब्धि हासिल कर लिया है, एकदम बुलबुला जाता था ये। इसको भेजा तो इसने क्या किया, जैसे ही बल्ख पर पहुंचा तो अपने को धैर्य न बना करके वहां की स्थिति का जायजा लेने की कोशिश नहीं किया। इसने सीधे अब्दुल्ला अजीज पर आक्रमण करके पूरा बल्ख पे आक्रमण कर दिया। नजर मोहम्मद घबरा गए कि ये तो पासा उल्टा हो गया। शाहजहां तो चाल चल गए, इससे बेहतर है कि मैं अपने पुत्र को ही सत्ता सौंप दूं, उसी से जाके मिल लेता। अब हमारे पुत्र के हाथ से भी जाएगा और हमारे हाथ से भी जाएगा। अब ये नजर मोहम्मद अपने पुत्र के पास जाते हैं, बेटा मुझे माफ करो और जल्दी से हमारा साथ दो। अब ये दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करते हैं। युद्ध करने के बाद भी बल्ख पर कब्जा मुगलों का हो जाता है। मुगलों का कब्जा हो जाता है और इन दोनों के पास में कुछ नहीं बचता। और नजर मोहम्मद कहाँ भाग के चले जाते हैं? ईरान के शाह के यहाँ। नजर मोहम्मद भागकर चले जाते हैं ईरान के शाह के यहाँ। ये बल्ख है, इधर उज्बेक हैं, इधर ईरान हैं, ईरान के शाह हैं, और ये लगभग भारत का पार्ट था, यही इतना पार्ट जहाँ के लिए अभियान हुआ था। अब जब नजर मोहम्मद को लगा कि अब ये भी कब्जा कर लिए हैं मुगल, और ये ईरान के शाह के पास भाग के आते हैं। ईरान के शाह के पास आते हैं और इधर मुराद जो है वो स्थिति को बरकरार रखने में ठीक थे नहीं, क्योंकि वो बिलासी थे, दारूबाज थे, बाकी और जितने बाज हो सकते हैं वो सब थे। वो शाहजहां को लगा कि अगर हम एक साथ ईरान और नजर मोहम्मद दोनों को दुश्मन बना लेंगे, और यहाँ की जो स्थानीय जनता थी उसने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वो नहीं चाहती थी किसी मुगल को, वो चाहती थी कि नजर मोहम्मद या अजीज जो है शासक बने। शाहजहां को लगा कि अगर हम नहीं भी देते हैं तब भी बल्ख और बदख्शा हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि जिसको मैंने भेजा है मुराद को वो योग्य नहीं है। बाद में औरंगजेब को भेजते हैं। औरंगजेब जाते हैं, उज्बेकों का और स्थानीय जनता का विद्रोह तो समाप्त कर देते हैं, लेकिन तभी औरंगजेब को वापस बुलाया जाना होता है, क्योंकि दक्षिण में दिक्कतें शुरू हो चुकी होती हैं। अब शाहजहां को लगा कि मुझे ईरान के वहाँ पर एक दूत भेजना चाहिए, और इन्होंने दूत भेज के नजर मोहम्मद से कहा कि आप औरंगजेब से जाकर के माफ़ी मांग लो और हम तुम्हारा राज्य वापस कर देंगे। हम क्या करेंगे राज्य लेकर, तुमने थोड़ी सी बदतमीजी किया था तो हमारे बच्चे थोड़ा नाराज हो गए, जाके माफ़ी मांग लो। नजर मोहम्मद ने कहा मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, यदि आप देना चाहते हैं तो दीजिए। ईरान के शाह का समर्थन इन्हें हासिल था, और एक साथ दो लोगों का दुश्मन बना करके पश्चिमी सीमा को शाहजहां कभी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। शाहजहां ने नजर मोहम्मद को बल्ख और बदख्शा वापस कर दिया। जब वापस कर दिए तब नजर मोहम्मद ने कहा आपने दरिया दिली दिखाया है, हम आपके अधीन रहना पसंद करेंगे। खैर दोनों का सम्मान बच गया। यहाँ पे नजर मोहम्मद ने बल्ख और बदख्शा को अपने पुत्र अजीज अब्दुल्ला अजीज को सौंप करके शाहजहां की स्वाधीनता को, यानी शाहजहां के अंतर्गत अपने स्वामी भक्ति दर्शाई, और शाहजहां के पक्ष में सत्ता को छोड़ करके उनके अधीन चले गए।
बल्ख जो अभियान था 1646 का, उज्बेक शासक नजर मोहम्मद वहाँ के शासक थे। अब्दुल्ला अजीज ने विद्रोह किया था जो नजर मोहम्मद के पुत्र थे, इसलिए नजर मोहम्मद शाहजहाँ से अपन कुछ सहयोग प्राप्त करना चाहे। शाहजहाँ ने शहजादा मुराद को भेजा। मुराद कब्जा करने में सफल रहे, लेकिन उन्होंने कब्जा ही नहीं किया, पूरा अपने पक्ष में कर लिया। अतः मुगल के जो उज्बेक शासक नजर मोहम्मद थे, ईरान के शासक के पक्ष में गए। फिर शाहजहाँ ने नजर मोहम्मद को बल्ख वापस कर दिया, जिसे नजर मोहम्मद ने अपने पुत्र अजीज अब्दुल्ला को के पक्ष में छोड़ करके शाहजहाँ के प्रति स्वामी भक्ति दर्शाई। और ये रहा शाहजहाँ के विजय अभियान से संबंधित चर्चाएं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि इन्हीं के समय में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शाहजहाँ के समय में ही उनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। शाहजहाँ के 14 पुत्रों में 7 बचे थे और 7 नहीं थे। इन 7 में 4 पुत्र थे। 14 औलाद थे, इसमें 7 औलाद बचे थे, उसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां बची हुई थीं। इन 4 पुत्रों में दारा शिकोह सबसे बड़े थे और इन्हें शाहजहाँ ने 60,000 का मनसब दिया था। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था और अपना घोषित उत्तराधिकारी बनाया था। दारा शिकोह के अंदर इतनी विनम्रता थी, इतनी योग्यता थी कि लेनपुल इसे लघु अकबर के नाम से पुकारता था, कहता था कि ये लघु अकबर था। दूसरा पुत्र था शाह शुजा। ये बंगाल का प्रशासक था, आलसी और विलासप्रिय था। तीसरा औरंगजेब था, दक्षिण का सूबेदार था, यह कुशल सेनाध्यक्ष था, महत्वाकांक्षी था, कूटनीतिज्ञ था। और चौथा पुत्र मुराद था, जो गुजरात और मालवा का सूबेदार था। इसे कुल कलंक की संज्ञा दी जाती है। मुराद को कहा जाता था ये कुल कलंक है। कुल कलंक है। जब शाहजहां बीमार पड़ा तो झरोखा दर्शन देना बंद कर दिया और इससे अफवाह ये फैल गया कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है। दारा शिकोह इसे रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाए अफवाह को। और जैसे ये जानकारी हुआ कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है, शाह शुजा ने अपने को बादशाह घोषित कर दिया और मुराद ने अपने को। लेकिन औरंगजेब चालाक था, इसने अपने को बादशाह नहीं घोषित किया। इसने ये रूमर फैलाया कि दारा शिकोह ने शाहजहां को कैद कर रखा है और हम अपने पिता से मिलने जा रहे हैं। लोगों की सिंपैथी हुआ। दक्षिण के कई ऐसे प्रांतों का औरंगजेब को समर्थन प्राप्त हुआ और ये जब बढ़े तो मुराद को अपने पक्ष में औरंगजेब ने कर लिया। मुराद से कहा कि तुम हमारे साथ आओ। बाद में हम दोनों लोग, कहा जाता है गुप्त रूप से संधि कर लिया कि बाद में हम दोनों लोग राज बांट लेंगे। और ये मूर्ख था, उसे पता ही नहीं था कि जो इंसान अपने अन्य 2 भाइयों को मार सकता है वो हमें कैसे छोड़ेगा। इन दोनों लोगों ने मिल करके बारी बारी से दोनों को पराजित किया। उत्तराधिकार के लिए 5 युद्ध लड़े गए और 5 युद्ध में निर्णायक युद्ध साबित हुआ। औरंगजेब बादशाह बनते हैं और इस युद्ध और औरंगजेब का राज्याभिषेक पे चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे और यहीं पे मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।